हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज़ सोनम चौहान। तो एक नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है नेक्स्ट फिलोसफर यानी कि जॉन लॉक के बारे में। इससे पहले हमने थॉमस होब्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत परेशानी या कोई भी ऐसी समस्या है, डाउट है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है जिसका सॉल्यूशन या हम जिसको शॉर्ट आउट ना कर सके। सो प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं, दोनों तरीके के कमेंट आप नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप नहीं लिखेंगे। आपको नहीं भी पसंद आ रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो जो लेक्चर इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी और भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे इंस्टाग्राम है चौहान सोनू 99 ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। जाकर के चेकआउट करो एंड फॉलो दिस। वहाँ भी आपको स्टोरीज रील्स के जरिए हम जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म में वो आप तक पहुँचाते रहते हैं। क्योंकि देखिए हर लेक्चर में आपको क्या बोल रही हूँ कि भाई आप परमानेंटली यूट्यूब नहीं चलाते हो, बट आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, आप रील्स देखते हो, तो उस माध्यम से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के द्वारा, पेजेस के द्वारा पहुंच जाती है। बाकी आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके आप अपने हिसाब से सिल्वर, गोल्ड या डायमंड का जो मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके हिसाब से अलग अलग जो क्वालिटीज़ हैं वो हमारे चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है जी, तो चलिए अब जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। बाकी लेक्चर के एंड तक भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में। तो उसके बाद ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन में यानी कि पॉलिटिकल थिंकर्स में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस होने वाले सामाजिक समझौते सिद्धांत को यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको उदाहरण के लिबरल बनाने के लिए, प्रैक्टिकली बनाने के लिए और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करने वाले और आधुनिक स्वतंत्रता यानी कि मॉडर्न लिबर्टी की जो आइडियोलॉजी है या वैधानिक राजतंत्र यानी कि जो लीगल मोनार्की है और संविधानवाद यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसकी पूरी पॉलिटिकल साइंस को, उसके पूरे राजनीतिक शास्त्र को अमर देन देने वाले जॉन लॉक का जन्म 1632 में ब्रिटेन के सामरसेट काउंटी के रिंगटन नामक स्थान पर हुआ था। और पार्लियामेंट की ओर से लड़ने वाली सेना की कंपनी में एक वो अधिकारी थे, एक मेधावी छात्र रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हैं और जिनकी जो एजुकेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुई है। और इससे पहले होब्स के बारे में मैंने आपको बताया था, होब्स भी सेम ही यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन कर रही थी। ठीक है, वहीं से उसने 1658 में एमए की डिग्री प्राप्त की थी। अब बीएमए करने वाले ये मत सोचना कि आप एमए ही डिग्री को अचीव कर रहे हो, ऐसे ही आप पढ़ाई कर रहे हो। देखो इतने बड़े फिलोसफर जो हुए हैं उन्होंने भी मास्टर्स एंड आर्ट्स में अपना जो है वो स्टडी को कंप्लीट किया है। तो इन्होंने 1658 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की जो डिग्री है वो प्राप्त की। ठीक है, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। स्टार्टिंग में उसने एक टीचर के रूप में काम किया। ठीक है, लेकिन बाद में चिकित्सा शास्त्र यानी कि मेडिकल फील्ड में स्टडी जो थी उनकी उन्होंने वो स्टार्ट की और बाद में वो एक डॉक्टर बन गए। और सन 1666 यानी कि 1666 में उनका इंट्रोडक्शन तत्कालीन फेमस यानी कि उस समय के जो फेमस पॉलिटिशियंस और काफ़ी फेमस जो पार्टी थी विग पार्टी, उनके संस्थापक शेफ्ट्सबरी के अर्ल लॉर्ड एस्ले से हुआ। इसका उसके जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिला क्योंकि वो उनके संपर्क में आया तो उनकी लाइफ पर यानी कि जॉन लॉक की लाइफ पर उनका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। क्योंकि इस इंट्रोडक्शन से और इस इंट्रोडक्शन के कारण उससे ब्रिटिश पॉलिटिशियन से या जितने भी राजनीतिज्ञ थे, राजनीति की जिनको बहुत ज़्यादा समझ होती है, उनसे घनिष्ठ संपर्क, बहुत ज़्यादा डीप इंटरेक्शन में आने का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिली। ठीक है, उनसे बात करने की अपॉर्चुनिटी मिली, उनके साथ बैठ कर के चीज़ों को सुनने की अपॉर्चुनिटी मिली। और बाद में सन 1672 में यानी कि 1672 में सेफ्ट्सबरी के कुछ ही समय बाद ब्रिटिश शासन के नष्ट होने की वजह से सेफ्ट्सबरी को त्यागपत्र देना पड़ा। तो फाइनली लोग को भी अपने पद से अलग होना पड़ा क्योंकि वो तो उनके साथ साथ चल रहे थे ना। अब एक डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने लाइफ टाइम एक पेशेंट के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया और बाद में पद से अलग होने के बाद वह अपने रोग के इलाज के लिए फ्रांस चला गया। 1679 में सेफ्ट्सबरी के
फिर से पदारूढ़ यानी कि फिर से पद पर अपॉइंट यानी पोस्ट पर अपॉइंट होने पर लॉक इंग्लैंड फिर से लौट आया और उनके साथ काम करने लगा। लेकिन 1681 में यानी कि 1681 में फिर से स्थिति में चेंज हुआ, यानी कि जो सिचुएशंस थी वो चेंज हो गई और उसे अपने प्राणों की रक्षा के लिए हॉलैंड भाग जाना पड़ा। 1683 में यानी कि 1683 में हॉलैंड में ही उसने अपने ग्रंथों का जो लेखन कार्य है वो स्टार्ट किया, यानी कि उसने जो ग्रंथ, अपनी बुक, अपने जो वर्क्स था वो अपना स्टार्ट किया। 1688 में इंग्लैंड में रक्त क्रांति यानी कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ और इस क्रांति की वजह से निरंकुश राजतंत्र, जो मोनार्की था यानी कि जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, उनके समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स सेकंड को गद्दी से उतार दिया गया। क्योंकि भाई जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो पूरी तरीके से मोनार्की, जो निरंकुश मोनार्की थी जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था कभी भी, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पर ख़त्म किया। ठीक है, और उसके स्थान पर संसद की प्रभुता को स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मैरी और उसके पति विलियम्स ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से यानी कि कंप्लीटली संयुक्त रूप से इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करते थे उसके हिसाब से अब उन्होंने अलग जो उनकी पुत्री थी मैरी और उनके जो हस्बैंड थे विलियम ऑफ ऑरेंज को वहाँ पर राजगद्दी पर उन्होंने उनको बैठा दिया। इस पूरे चेंज की वजह से इस पूरे चेंज को क्या बोला गया? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से पुकारा गया, यानी कि जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ है। एक ऐसी रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या होती है, उसके बाद चेंज होता है, लेकिन रिवॉल्यूशन बिना खून खराबे बिना हिंसा के होता नहीं। लेकिन ये वो पहला रिवॉल्यूशन था पूरे वर्ल्ड में जो बिना किसी खून खराबे के कंप्लीट हुआ और चेंज भी हुआ। ठीक है, उसके बाद चीज़ें चेंज भी हुई, तो उसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। सिद्धांतों का बड़ा प्रबल और युक्त ढंग से समर्थन किया गया। ठीक है, जो भी थ्योरीज थी उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पर किया गया और उसे इस क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। क्योंकि अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो फाइनली ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के दार्शनिक भी उनको बोला जाता है। क्रांति से जो क्रिएट हुई जो परिस्थितियाँ थी, जो सिचुएशंस थी, वह अधिक दिनों तक उपभोग वो नहीं कर सका। यानी कि जो गोल्डन पीरियड जो स्टार्ट हुआ था, वो जो सिचुएशंस बहुत अच्छी चली थी, वो ज़्यादा दिनों तक वो उसे देख नहीं पाया। और सन 1704 में कि 1704 में 72 ईयर्स की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में उसका देहासन हो गया। ठीक है, यानी कि हॉब्स जो था वो 91-92 एज के बाद उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये उनसे पहले ही मतलब इनकी एज काफ़ी पहले थी। क्योंकि ये देखिए एक इफ़ेक्ट तो ये कि ये लगातार बीमार रहे। ठीक है, तो ये था उनकी हिस्ट्री, ये थी उनकी लाइफ हिस्ट्री, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे कैसे उनको अचीवमेंट मिली। ठीक, और इसके बाद अगर बात करें इनकी वर्क्स की, यानी कि जो लोक की रचनाएं थी, तो यहाँ पर 30 से भी अधिक पुस्तकों की उन्होंने रचना की, जिनमें से कुछ का हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सहिष्णुता पर पहला पत्र 1689 में इन्होंने पब्लिश किया था, जो लिखा था ए लेटर ऑन टॉलरेंस, और टॉलरेंस की काफ़ी सारी स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है। शासन पर 2 प्रबंध जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, 1690 में जो पब्लिश हुआ था, 2 ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, एंड इसके बाद थर्ड है मनुष्य स्वभाव के संबंध में निबंध, 1690 में जो पब्लिश हुआ था, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद द फोर्थ है सहिष्णुता पर फिर दूसरा पत्र 1690 में जो पब्लिश होता है कि सेकेंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, और फिफ्थ है सहिष्णुता पर तीसरा और चौथा पत्र 1692 में जो पब्लिश हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ लेटर फॉर टॉलरेशन। तो टॉलरेशन के काफ़ी सारे स्क्रिप्टेड यानी कि पार्ट में उसको डिवाइड करके उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। और उसके बाद सिक्स था कैरोलाइन के संविधान के मूल तत्व, यानी कि 1669 में जो पब्लिश होता था फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैरोलिना। तो ये सारे क्या थे, ये लॉक की रचनाएं थी, लॉक की कुछ पुस्तकें थी। 30 से ज़्यादा उन्होंने लिखी है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे 6 पुस्तकों के यानी कि 6 बुक के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं लॉक के अनुसार मानव स्वभाव के बारे में कि ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू लॉक। क्योंकि जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स की बात करें या फिर मैकियावेली की बात करें या रूसो की बात करें, देखिए मानव स्वभाव के बारे में सबने अपने अपने जो विचार है वो दिए हैं। और सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि कोई भी फिलोसफर जब वो मानव स्वभाव के बारे में बता रहा है तो वो इमेजिनेशन करके नहीं बताता है, वो जिन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है, जो परिस्थिति उसके आसपास रही है, जिस परिस्थितियों में उसकी कंडीशनिंग, उसकी परवरिश हुई, उसी के हिसाब से उसका ह्यूमन बिहेव को लेकर के विचार क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही लोग के आपको देखने को मिलेंगे। हम कारण भी बताएंगे कि किस वजह से उसके ऐसे विचार है। देखिए हॉब्स के विचारों के बिल्कुल अपोजिट लॉक मनुष्य स्वभाव को, जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन जो स्वभाव है, उसको स्वाभाविक रूप से वो अच्छा बताता है और उसके मानवीय गुणों पर वो बल देता है।
ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उन पर वो सबसे ज़्यादा फोर्स डालता है। वह मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है, यानी कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग समझता है। और वह कहता है कि विवेकपूर्ण होने की वजह से, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से वह स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना कर्तव्य मानता है। यानी कि यूँ के एक लाइन में अगर मैं इसको बताऊँ तो यहाँ पर लोग पूरी तरीके से मानव स्वभाव को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लेवल पर वो उसको जस्टिफाई करता है। ठीक है, और आगे लोग के अनुसार, मतलब लोग आगे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू लोग कि मानव जो स्वभाव है, जो ह्यूमन नेचर है, वो एक अन्य विशेषता उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म जो डायरेक्शन है वो उसको बताता है। वो इस दृष्टिकोण से कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना चाहता है, सुख को अचीव करना चाहता है। ठीक है, यानी कि वो उसके ज़िंदगी में दुख ना हो इसके लिए वो सुख की कामना करता है, और सुख वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले इसके वो काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो लोग का ये ह्यूमन नेचर है, वो यहाँ पर 3 रीज़न उसके यहाँ पर बताए गए हैं कि ऐसा मानव स्वभाव उसका हुआ क्यों। पहला रीज़न है कि लोग पर उसके माता पिता का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, स्पेशली उसके फादर का। तो उसके फादर उसके साथ हमेशा बहुत ही फ्रेंडली बिहेव रखते थे, और मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग उनके साथ शेयर करते थे। और अगर वो उनको पनिश भी किया जाता था तो बाद में उसे वो से टू सॉरी भी बोला करते थे। तो ऐसी कंडीशन, फर्स्ट रीज़न बताया कि उसका ह्यूमन नेचर को लेकर के काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, मतलब उसकी समझ थी कि नहीं, वो जो ह्यूमन नेचर है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाला होता है। दूसरा रीज़न था कि उसे लाइफ टाइम ऐसे लोगों का साथ मिला जिन्होंने हमेशा उसके साथ अच्छा और बहुत अच्छा व्यवहार किया, और इमरजेंसी के टाइम में, यानी कि बहुत ज़्यादा संकट के समय में उसे हर प्रकार की सहायता और सहानुभूति लगातार उसको मिलती रही। ठीक है, और थर्ड जो रीज़न था उसके मानव स्वभाव के अच्छा होने का, थर्ड रीज़न था कि 1688 में, कि 1688 में इंग्लैंड में जो घटित होने जो क्रांति थी, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन थी, जिसके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बिना रक्तपात के, यानी कि बिना हिंसा के सत्ता में इतना बड़ा चेंज आया। अथॉरिटी, पूरी गवर्नमेंट ही चेंज हो गई, पूरा का पूरा जो सत्ता है वो ही पलट गई। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुआ उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखा जाता है लोग के मानव स्वभाव को लेकर के। तो देखो, 3 एक मेन रीज़न उसकी ज़िंदगी में ऐसे थे कि जिनकी वजह से वो मानव स्वभाव को कभी बुरा बता ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो देखने का नज़रिया है, आप कहते हैं कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, या किसी ने कहते ह्यूमन नेचर ऐसा है, तो भाई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उसके आसपास की जो उसका इन्वायरमेंट है, कैसे घर में उसकी प्रवृत्ति हुई। ठीक है, उसके साथ उसके पेरेंट्स का कैसा बिहेव रहा है, उसके जो मित्र मंडली है, जो फ्रेंड सर्कल है, उसका कैसा व्यवहार रहा है। तो इसी हिसाब से आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो हैबिट है, आपका जो बिहेव है वो बन जाता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक कानून, यानी कि नेचुरल लॉ की बात। लॉ भी यही कहता है कि प्राकृतिक अवस्था, यानी कि जो नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल सिचुएशंस है, वो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी, यानी कि इक्वालिटी और लिबर्टी पर बेस थी। क्योंकि इसका संचालन, इसको ऑर्गेनाइज जो करने वाले थे, वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार उनको ऑर्गेनाइज किया जाता था, यानी कि नेचुरल लॉ जो विवेक पर आधारित अंडरस्टैंडिंग पर बेस थे। ठीक है, और इस सिचुएशन में हर एक मनुष्य दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वो दूसरों से अपने प्रति चाहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई जो इंसान है, जो मानव है, वो इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले थे कि वो दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते जैसा वो दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, है ना। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा बताए कि प्राकृतिक अधिकार वो कौन कौन से बताते हैं, जैसे राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये 3 ऐसे अधिकार जो नेचुरल राइट्स में आते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिक समझौते और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक। प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान विभिन्न असुविधाओं को दूर करने के लिए, यानी कि जो भी मतलब डिसबैलेंस था उसको दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए लॉ के अनुसार व्यक्तियों ने मिलकर के एक समझौता किया। ठीक है, यह समझौता समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर सभी व्यक्तियों के साथ किया। ठीक, किसी एक व्यक्ति या किसी एक कम्युनिटी ने नहीं किया, सब व्यक्तियों ने मिलकर के किया, जिससे समाज और राज्य की उत्पत्ति हुई। और इसी कॉन्ट्रैक्ट का जो टारगेट था वो मानव के जीवन, यानी कि जो ह्यूमन लाइफ थी, और उसकी लिबर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही जो संकट थे उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया। तो लॉ के अनुसार सामाजिक समझौता कुछ इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। सो गाइस, ये था पूरा जॉन लॉक का एक पूरा चैप्टर। आई थिंक सो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है,
कुछ भी आपको पूछना है, आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है जॉन लॉक या इससे पहले वाले जितने लेक्चर से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपको लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपको पसंद है तो यस या थंबनेल भी दे सकते हैं, थंब दे करके हमें साइन दे सकते हैं कि आपको अच्छा लगा, या डाउन थंब दे करके बता सकते हैं कि भाई आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर तो देखो कर ही देना। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।